गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने 11th क्लास के सैम्पल पेपर्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था और अब तक 2 सैम्पल पेपर जो कि एम इज अकाउंटेंसी के द्वारा प्रिपेयर किए गए थे, हमने डिस्कस किए थे। आज मैं एक स्पेशल पेपर आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th के बेस पे तैयार किया गया है बाय डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार जी जो ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, उन्होंने इस पेपर को तैयार किया है और ये पेपर मैंने रीड किया, मुझे बहुत अच्छा पेपर लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पेपर को आप लोगों के साथ साझा करूं, डिस्कस करूं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हाउ वी विल सोल्व दोज क्वेश्चंस, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर इस जो बुक को है ना परचेज कर सकते हैं। और इस बुक के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो आपने बाकी किसी बुक्स में नहीं देखे होंगे। इवन तो बुक्स सारी अच्छी होती हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन इस बुक्स में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते हैं करने के लिए, जिनमें मेरी प्रैक्टिस जो है मैं अपनी प्रैक्टिस कर पाता हूँ, अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा पाता हूँ। तो आप भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें टोटल हमें 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के रहेंगे, 0.88 मार्क्स के। टोटल हमें 55 क्वेश्चन इस बुक में, इस सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। सैम्पल पेपर जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पार्ट 1 फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर CBSE गाइडलाइंस ये पेपर तैयार किया गया है डॉक्टर विनोद कुमार सर के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए डेटर whose account was written off 2 years back has paid 15% now and promised to pay 40% of total written off amount by the end of year. Following journal entry was recorded. जो पैसा 15% आपको मिल गया है उसके रिकॉर्डिंग की एंट्री दी गई है, क्योंकि 40% प्रोमिस्ड है। प्रोमिस की हम एंट्री पास नहीं करते हैं, दैट इज एन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं। तो 15% जो पैसा मिल गया उसके लिए एंट्री दी गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 720। हाउ मच टोटल अमाउंट वाज रिटर्न ऑफ बिफोर 2 ईयर्स। 2 साल पहले आपको बताना है कितना पैसा राइट ऑफ किया गया था, कितना पैसा आपने रिटर्न ऑफ किया था। तो हाउ यू विल सोल्व दिस क्वेश्चन, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 15% ऑफ लेट एक्स जो है अमाउंट वो रिटर्न ऑफ हुई थी, किसके इक्विवेलेंट है, 720 के बराबर है। क्लियर है। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 100%। तो कितनी आ जाएगी ये, x इज इक्वल टू 720 अपॉन 15 इंटू 100। वैल्यू से मल्टीप्लाई कराइए, 15 एकम 15, 15 चौके 60, राइट। ये हो गए 12, 15 8 120। तो कितना अमाउंट निकल कर आया आपके सामने, 48 इंटू 100, 4800। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन, राइट। कैसे सोल्व करेंगे पता लगा। 15% की ये में एंट्री दी गई है, प्रोमिस्ड अमाउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है। जब तक मिल ना जाए तब तक हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, 15% के लिए जो एंट्री दी गई है उसके बेस पे मुझे पता लगा कि टोटल वैल्यू मान लेता हूँ मैं एक्स, लेट टोटल वैल्यू रिटर्न ऑफ इज रुपीज एक्स। तो उसका 15% हमें रिकवर्ड हुआ है जो कि 720 है। इसको सोल्व कर लीजिए, 4800 रुपये की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विनोद लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 30th अप्रैल 2020 फॉर ₹5 लाख एंड स्पेंट 40,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो अगर किसी एसेट्स को खरीदते हैं और उसमें कुछ खर्चा करते हैं तो वो उसकी लागत में शामिल हो जाता है, तो ये होगी 5,40,000 की। वन मोर मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2024 4,20,000। टोटल डेप्रिसिएशन इज 73,550, 77,550 was charged on machinery on 31st March 2021 with diminishing balance method. The balance of first machinery was rupees 4,85,550 on that date. What is the rate of depreciation? आपको क्या बताना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है। क्वेश्चन को आप समझें एक बार, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन जो है क्या कहता है एक बार बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में देखिए 2 मशीनरी दी गई हैं, ठीक है, 30 अप्रैल और 1 अक्टूबर को परचेज की गई हैं और उन पर टोटल डेप्रिसिएशन दिया गया है और एक फर्स्ट मशीनरी की आपको बुक वैल्यू दी गई है। तो आपको बताना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बार
मशीनरी अकाउंट आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। आइए मशीनरी अकाउंट हम इसका बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, मशीनरी अकाउंट की वैल्यूज। तो हमारे पास सबसे पहले डेबिट में क्या दिया गया है, टू बैंक, हमें मशीनरी खरीदी है हमने M1 और M2। एक तो परचेज की गई है 30 अप्रैल को और एक परचेज की गई है 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये खरीदी हमने 5 लाख प्लस 40, 5,40,000 रुपए की। ये खरीदी हमने 4,20,000 रुपए की, टोटल हो गई 9,60,000 रुपए की। ये तो लीजिए हमारे हो गई डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड में हमें क्या दिया गया है, बाय डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन दिया गया है 77,550 रुपये का और बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया गया है फर्स्ट मशीन का कितना, 4,85,550। देखिए पहली मशीनरी थी 5,40,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन उस पर उसकी वैल्यू बची हुई है 4,85,550। तो M1 का डेप्रिसिएशन जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 5,40,000 माइनस 4,85,550, तो ये बन जाएगा 54,450। तो इसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन था आपके पास 70,550 और पहली मशीनरी पर लगा है 54,450। तो M2 पर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, ये लगा होगा 77,550 माइनस 54,450। तो 70 में से 54 गए, क्योंकि 23,100 रुपये, 23,100 रुपये। ये डेप्रिसिएशन हमारा हमने लगाया होगा 6 महीने का और ये लगाया होगा हमने 11 महीने का। या तो आप यूँ करें कि भाई 11 महीने के डेप्रिसिएशन को 12 महीने में बदलें और पहले जो मशीन है उसके आधार पर रेट निकाल लें, या फिर यूँ करें कि जो दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन 6 महीने का उसको साल में कन्वर्ट करें और दूसरी मशीन के अकॉर्डिंगली जो उसकी कॉस्ट है डेप्रिसिएशन निकालें। क्योंकि पहले साल में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेस पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। हम लेते हैं सेकंड मशीनरी को। मशीनरी 2 पर डेप्रिसिएशन लगा है 23,100 रुपये 6 महीने का, तो साल का होगा 23 दूनी 46,200 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकाली जाती है, डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें हमारे पास आ गई पूरे साल की 46,200 और ओरिजिनल कॉस्ट है 4,20,000 गुना 100। तो 2 जीरो और 2 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 42 से इसको डिवाइड करते हैं, 42 1 जा 42 बचे 4, 42 1 जा 42, दैट इज 11। तो 11% पर annum हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन रेट है, जो कि मशीन 1 और मशीन 2 पर चार्ज किया गया है। तो आइए चेक करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन दिए गए हैं A 8%, B 9%, C 10%, D 11% और हमारा आंसर आया था क्या, 11%। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को जो है आप रिवाइज करके देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेमेंट मेड टू संजोगिता on account 40% amount was paid in cash and received a cash discount of 4%, that is 416। यानी 4% आपको कैश डिस्काउंट मिली 416 रुपये की। संजोगिता से पेमेंट मेड की थी हमने उसको, 40% अमाउंट वाज पेड इन कैश और 40% अमाउंट आपने उसको नगद पेड किया था। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, हाउ मच कैश इज पेड टू संजोगिता आफ्टर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट देने के बाद हमने उसको कितना % पैसा पेड किया होगा। तो सीधी सी बात है, अगर 4% आपने पेमेंट किया था 416 रुपये का, तो लेट टोटल कैश सेल जो थी वो क्या थी मान लेते हैं, टोटल कैश जो पेमेंट थी वो कितनी थी मान लेते हैं X रुपीज़ की। ठीक है, तो हमने X का 4% पेड कर दिया होगा। ठीक है, 416 रुपये, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 416 गुना 100 बटे 4, 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 एकम 4 जीरो और 4 चौक 16, यानी 10,400 रुपये की आपको टोटल कैश की पेमेंट करनी थी, जिसमें आपको 4% क्या मिला हुआ है, डिस्काउंट मिला हुआ है। तो 416 का डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और 13 में से 4 गए 9 और 9, 9,984 रुपये, 9,984 रुपये ऑप्शन बी, जो कि आपने संजोगिता को एक्चुअल में कैश पेड किया है। देखिए
हमें टोटल पेमेंट करनी थी, मान लेते हैं x रुपए की, उसका 4% डिस्काउंट लगा, 4% डिस्काउंट हमने काटा, कितने के इक्विवेलेंट आया, 416 के बराबर आया। तो 416 के बराबर आया तो हमें पता लग गया कि भाई 4% ऑफ x 416 के बराबर है, तो x यानी टोटल पेमेंट करनी थी कितनी, 10,400, डिस्काउंट 416 दे रखा था, और हमसे पूछा गया था कितना कैश हमने संजीता को आफ्टर डिस्काउंट दिया, तो कितना दिया, 9,984 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट गिवन है जिसमें 2 सेल्स, 2 डेटर्स, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय रेंट, बाय बैंक, बाय चार्जेस, ये गिवन है। अब यहाँ कैश और बैंक के कॉलम है, और बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में कैश का बैलेंस भी इधर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है ये ठीक है? ये अमाउंट गलत है, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होता। जितना कैश आपके पास अवेलेबल होता है उससे ज़्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते। हाँ, बैंक का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, नो डाउट, बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है ओवरड्राफ्ट। तो हमसे पूछा क्या गया, विच पोस्टिंग इज रॉन्ग इन द अबव कैश बुक, तो ये वाली पोस्टिंग क्या है, गलत है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार, बैंक चार्जेस, डेटर अकाउंट, कैश 20,000 ऑन क्रेडिट साइड, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रीपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, दैट इज प्रीपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक, किसके द्वारा बनाई जाती है, कस्टमर ऑफ द बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने, कैश बुक बैंक कॉलम शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 35,000। देखिए कैश बुक बैंक कॉलम आपको कैसा बैलेंस बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस बता रहा है। ये प्लस के आइटम, ये माइनस के आइटम, ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो कि कैसा आइटम होता है, माइनस का आइटम होता है। तो 35,000 आप इसको माइनस में लिख लीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2,000 बट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, हमने कैश बुक में 2 बार लिख लिए। भैया 2 बार लिख लिए तो क्या एक बार वापस प्लस कर लूँ, कर लो सर, क्योंकि बैंक से तो एक ही बार प्रीमियम घटा और हमने 2 बार घटा दिया, 2,000 में क्या कर लेंगे वापस प्लस कर लेंगे। एंड बैंक चार्जेस 3,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय द बैंक बाय मिस्टेक बट नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक। अब आपको पता है जब आपके पास कैश बुक के बैलेंस हो तो बैंक में यदि कोई एंट्री हो गई तो उसको हमें यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट करना होता है जो बैंक में हुआ। अब बैंक में बैंक चार्जेस 3,000 2 बार घट गए, हमने कैश बुक में एक बार भी नहीं लिखा, तो हम भी क्या करें 2 बार माइनस कर दें, कर दो सर, लीजिए। तो ये पूछ रहा है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा। देखिए डेबिट बैलेंस क्यों, क्योंकि कैश बुक दी गई है तो इसलिए पासबुक आएगी। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया गया तो डेबिट बैलेंस बचेगा। तो ये हो गया 41,000, ये 2,000 माइनस के प्लस के, तो दोनों का डिफरेंस किया तो 39,000 हमारे पास क्या आ गया, माइनस का। तो इसलिए पासबुक का कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। इट क्लियर, बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन है ये, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। और ये जो है आप सीए फाउंडेशंस के अंदर भी इस चैप्टर को देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कम से कम मतलब इस चैप्टर का ऐसा मान के चलिए 10 से 12 नंबर का पेपर सीए फाउंडेशन में आता ही आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बिजनेस फर्म विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। एक बिजनेस फर्म ना तो बेचा जाएगा और ना ही वो लिक्विडेट किया जाएगा नियर फ्यूचर में। द अबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल और अजम्पशन। देखिए हमारे पास 3 बेसिक जो है ना प्रिंसिपल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या प्रिंसिपल थे, एक तो सी कंसिस्टेंसी, एक एक्रूवल, एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जो बेसिकली बिजनेस है लंबे समय के लिए चलते हैं, नियर फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं किए जाते, दैट इज एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, राइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन गिवन है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड इट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्कुल करेक्ट है, बैलेंस शीट की तरफ ही दिखाते हैं इसको लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी मानी जाती है व्यू पॉइंट ऑफ ए बिजनेस। रीजन दिया गया है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोथ बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी, और ये इसकी क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम टिक कर लेंगे। ऑप्शन में हमारे पास है
ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन फॉर रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। देयर आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट जो कि गिवन होती है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो सही है या गलत है। रीजन उस स्टेटमेंट के बारे में बताया गया होता है कि भाई इस रीजन के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट बताई गई है, तो आपको देखना है दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये दोनों ट्रू है और दोनों ट्रू होने के बाद आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो असर्शन क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेपरेट फ्रॉम बैलेंस शीट एंड इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। हमें बताया गया है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो बैलेंस शीट से बिल्कुल अलग होती है और ये फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं होती है। बिल्कुल सही, हमने फाइनल अकाउंट में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े हैं, 3। कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। ये तो असर्शन तो क्या हुआ हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया, असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। रीजन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच, American approach of the debit and credit or double entry system, or it deals with all transaction whereas balance sheet shows only final accounts of assets and liabilities। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही। और इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। तो इसमें भी क्या होगा हमारा आंसर, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए में लिखा है रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको ये स्टेटमेंट केयरफुली रीड करनी है। क्या दी गई है स्टेटमेंट में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा प्लस का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस का बैलेंस होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट और सेकंड फेवरेबल है, फर्स्ट और सेकंड फेवरेबल नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। फर्स्ट और फोर्थ फेवरेबल है, फर्स्ट और फोर्थ फेवरेबल है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और दिया गया सेकंड एंड थर्ड, 4 ही ऑप्शन है तो एक करेक्ट है, तो ऑप्शन तो हमारा आ गया, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। फिर भी अब चेक करना चाहें तो देख ले, थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड माइनस का है, फोर्थ प्लस का है, ये नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ शोइंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड ओवरड्राफ्ट है, फोर्थ पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक खोला ₹36,460। अब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये कैसा बैलेंस है, माइनस का। 31 मार्च 2021 को देयर वाज ए डेबिट इन पासबुक ऑफ 840 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस हुए हैं और रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन फर्म्स बैंक अकाउंट 750 ऑन 28 मार्च एंड विच वाज एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30 मार्च। तो ये मार्च के महीने में कंप्लीट हो चुका, तो इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। तो बताना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा। तो भैया हमारे पास 36,460 रुपये तो माइनस के आइटम में थे ही थे, और एक 840 रुपये हमने और माइनस के आइटम में लिख दिए। 750 का कुछ करना ही नहीं, क्योंकि पासबुक में भी लिखे जा चुके, कैश बुक में भी लिखे जा चुके। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 0 0 8 और 4 12 और 1 13 6 और 1 7 3 37,300 रुपये। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ये एक BRS का क्वेश्चन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विनोद फर्नीचर मार्ट हैज परचेज 20 चेयर्स 2 टेबल्स 5 sofa sets from Dinesh and company for a lump sum amount ₹80,000. 25% amount was paid in cash and balance amount was paid by check immediately. While passing journal entry, above transaction has no effect on. तो आपको बताना है कौन सी ट्रांजेक्शन किस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ही समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विनोद फर्नीचर मार्ट ने 20 चेयर टेबल और 5 सोफा सेट परचेज किया। देखिए ये क्या है, फर्नीचर मार्ट, इसका मतलब ये कुछ भी खरीदेगा, चेयर टेबल सोफा सेट, ये सब क्या होंगे इसके लिए, गुड्स। और गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम लोग, परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट है, तो इसका मतलब
अगर हमें ऑप्शन में परचेज के अलावा कोई और अकाउंट दिया गया है या कैश या बैंक के अलावा कोई और अकाउंट दिया गया है तो वो गलत होगा। तो ऑप्शन ए ही क्या दिया गया है, फर्नीचर। अब फर्नीचर अकाउंट को अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं, फर्नीचर नहीं खरीद रहे। फर्नीचर खरीदा जा रहा है लेकिन किसके द्वारा, फर्नीचर डीलर के द्वारा। और जो डीलर जिस चीज में डील करता है अगर वही चीज खरीदे तो वो क्या मानी जाती है, गुड्स मानी जाती है ना। तो उसके लिए क्या अकाउंट यूज करते हैं, परचेजेज अकाउंट। तो ऑप्शन ए में फर्नीचर अकाउंट दिया गया, तो क्या ये ट्रांजेक्शन इसको अफेक्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। सो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं। देखिए बाकी ऑप्शन में दिया है कैश, परचेज, बैंक, तो ये डेफिनेटली इनको तो अफेक्ट करेगी क्योंकि कुछ पैसा नकद दिया गया, कुछ चेक के थ्रू दिया गया और गुड्स हम खरीद ही रहे हैं। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। अब अगर कोई प्रोप्राइटर गुड्स लेता है बिजनेस से और अमाउंट पेड कर देता है बाय चेक, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वो क्या मानी जाएगी, मानी तो जाएगी ड्रॉइंग्स ही, है ना, मानी क्या जाएगी, ड्रॉइंग्स। चलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फर्म, ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार से ड्राइंग होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ड्राइंग होगा। लेकिन दो तो ड्राइंग नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन में ड्राइंग केवल ए की जगह है, डी की जगह। तो फर्स्ट की जगह और सेकंड की जगह, सेकंड की जगह डी देख लीजिए कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सेकंड ए, सेकंड सी, सेकंड डी, सेकंड डी, इन दो में डी है, राइट। और इन दोनों में फर्स्ट में सी है, सी क्या है, सेल्स है। डेफिनेटली अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो ये क्या मानी जाती है, सेल्स मानी जाती है। और ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, डी, ड्राइंग। रिडक्शन इन द सेल प्राइस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड, रिड्यूस्ड अमाउंट इज, दैट इज टू बी नोन एज रिबेट। उसे आप क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। तो थर्ड का रिड्यूस अमाउंट को क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ ठीक है, इसको रिबेट बोलते हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब देखना ये है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनता है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, ठीक है, थर्ड का ए इसमें है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कैसे हुआ ये क्वेश्चन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा टेक्निकल था, आपको समझना था पहले पॉइंट के थ्रू। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, इट मींस दैट इज वी आर डूइंग द सेल्स टू द प्रोप्राइटर। ठीक है, वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, वो परचेज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, गुड्स से परचेज कर रहा है और पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, अगेन मैच द फॉलोइंग, और बुक हमारी वही है अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जिससे हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। और ये सैंपल पेपर तैयार किया गया डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा, जिनका सपोर्ट नंबर भी नीचे दिया गया है। यदि कोई आपको ऑनलाइन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, परचेज गुड्स फॉर लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 फ्रॉम क्रिस एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। और हमारे पास अगर इस ट्रांजेक्शन को सोल्व करें तो लिस्ट प्राइस था ₹60,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट है 2%। तो 60,000 का 10% 6,000, तो बच गया कितना, 54,000, और 2% इसका निकालें तो कितना आएगा, 1,080 रुपये। तो आपको देखना है डिस्काउंट गिवन है तो 1,080 कहाँ दिया गया, डी में दिया गया। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। चेक कर लीजिए, फर्स्ट का डी यहाँ है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को आप काट दें। चलिए अब आगे चेक करते हैं, सोल्ड गुड्स। अब इसमें कॉमन ए है तो ए को छोड़ दीजिए, सेकंड वाले को छोड़ दीजिए, सेकंड वाले को ए आप डायरेक्ट मैच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड और फोर्थ में से चेक करिए। थर्ड दिया गया है, सोल्ड गुड्स टू वान्या एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। 1 लाख का सामान 20% अगर ट्रेड डिस्काउंट पर बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, 80,000 रुपये का। अब उसमें 2.5% कैश डिस्काउंट, अब 2.5% तो मुझे निकालना नहीं आता, 10% मुझे पता है कि 8,000 होता है, तो 10% का आधा 5% 4,000 होगा, और 5 का आधा जो है 2.5% होता है तो 2,000। तो 2,000 क्या हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगी। देख लीजिए डिस्काउंट 2,000 कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो थर्ड का ऑप्शन बी फोर्थ में है, सॉरी सी ऑप्शन में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, 14th का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है, ये देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक ओड वन आउट, आपको ओड वन आउट निकालना है। प्रीपेड रेंट, कैरी फॉरवर्ड रेंट, अनएक्सपायर्ड रेंट और एक्रूड रेंट। तो प्रीपेड,
कैरिड फॉरवर्ड और अनएक्सपायर्ड, ये सभी क्या है, एक्सपेंसेस है। ये सभी क्या है, एक्सपेंसेस है, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। और एक्रूड रेंट क्या है, हमारी इनकम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या माना जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चले। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट। द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड और नोट। क्या पूछा गया है कि रेवेन्यू जो है हम रिकॉग्नाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कैसी स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग ढूंढनी है। बैंक में क्रिएट सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग मोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बना सकता है, बना सकता है, जब बस सीक्रेट रिजर्व बनते कब है, जब ज्यादा प्रोविजंस बनाए जाएं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट प्राइस एट विच दे एक्वायर्ड। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट मतलब आंसर हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, विनोद मर्चेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। विनोद मर्चेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओपनिंग कैपिटल 2,30,000, एडिशनल कैपिटल 40,000, ड्रॉइंग 16,000, क्लोजिंग कैपिटल 2,43,000। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन होती है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। रखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपके पास 2,43,000 और ड्राइंग कितनी है 16,000। इन दोनों को प्लस करिए तो ये आ जाएगा 2,59,000। इन दोनों का टोटल 2,59,000 माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल का जोड़ कितना है 2,70,000। तो आपके पास आ गया 11,000 का लॉस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, लॉस 11,000 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, व्हाट स्टेप इज फॉलोइंग इन द अकाउंटिंग प्रोसेस जस्ट बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जब कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर करते हैं तो उससे पहले कौन सा स्टेप किया जाता है, हम उससे पहले एनालिसिस करेंगे ना, तभी तो रिजल्ट निकलेंगे और तभी कम्युनिकेट किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। चलिए ये हुआ हमारा पार्ट ए का सेक्शन ए खत्म। पार्ट ए सेक्शन बी पर चलते हैं। पार्ट ए सेक्शन बी में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 to 36 और अटेम्प्ट करने कोई 15, लेकिन हम सारे ही करेंगे। एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल स्टॉक इज वैल्यूड एट। तो देखिए प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, एंटिसिपेटेड लॉसेज को रिकॉर्ड करें, इनकम्स को रिकॉर्ड ना करें। तो स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है, बुक मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर, नहीं लेस पर, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, विनोद ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021। लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, लॉस हुआ है। कैपिटल 1,4 को दी गई है, ओपनिंग कैपिटल हो गई हमारी, एडिशनल कैपिटल ठीक है जी, ड्राइंग्स दी गई हैं, व्हाट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले में पुट करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट और लॉस का, दैट इज ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस में एडिशनल कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल। तो इससे हमें कैलकुलेट करना है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लॉस दिया गया है 5,000 का, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। ड्राइंग कितनी दी गई है, ड्राइंग दी गई है 13,000 की, एडिशनल कैपिटल कितनी है 25,000 की, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 80,000 की। जरा इसको सोल्व करिए तो ये सोल्व हो जाएगा, 25 में से 13 गए 12, 12 और 80 92,000 माइनस के, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस में 5,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस में 92,000। तो इसको इधर ले आओ तो ये 92 प्लस के हो जाएंगे, तो 92,000 माइनस में 5,000 बराबर में क्लोजिंग कैपिटल, जो कि अमाउंट निकल कर कितनी आएगी, 12 में से 5 के 7, 87,000। तो 87,000 देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ए। तो ए विल बी योर आंसर, ठीक है, ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ
ओनर्स इक्विटी इज 2,30,000, एक्सटर्नल इक्विटी इज 1,10,000, बैंक बैलेंस इज 35,000, टोटल एसेट ऑफ द फर्म बताइए। अब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती हैं। ओनर्स इक्विटी कितनी दी गई है? 2,30,000 रुपये की। ओनर्स इक्विटी लिख लीजिए 2,30,000 रुपये की, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी दी गई है? 1,10,000 रुपये की, लीजिए 1,10,000 रुपये की लिख लेते हैं। तो हमारे पास पूछा क्या है? टोटल एसेट्स पूछी गई है, तो 2,30 प्लस 1 10, 3,40,000 रुपये की। 3,40,000 की हमारे पास क्या है? टोटल एसेट्स। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये बैंक बैलेंस इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, 3,40,000 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? पिक द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट इक्वेशन क्या है? एसेट्स क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो नहीं है। लायबिलिटीज क्या होती है? एसेट्स माइनस, नहीं है। कैपिटल क्या होती है? एसेट्स माइनस, हाँ जी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि कैपिटल क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम क्रिस विच वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, राइट, लास्ट ईयर हमने राइट ऑफ कर दिए थे। पूछा गया विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। अगर लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिए थे, अब रिसीव हो रहे हैं, तो एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड। डेबिट किसे करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1 अप्रैल 2021 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम दिया है कैश बुक का 60,000 रुपये, ठीक है। आफ्टर दैट एडिशनल कैपिटल लगाई गई है और कैश डिपॉजिट किया गया है और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 1,000 रुपये। आपको पूछा गया है बैलेंस ऑफ कैश बताइए। तो कि 60,000 का कैश हमारे पास है, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल लगाई है वो भी नगद, तो 10,000 रुपये ये कैश जुड़ जाएंगे हमारे। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक में 4,000 जमा कराए हैं तो हमारा कैश घट गया 4,000 से, ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1,000, अगर बैंक से इंटरेस्ट मिला तो बैंक कॉलम में जाएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा 60 और 70 माइनस 4 66,000। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। इफ करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज द डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अगर करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज से, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर नेट वर्किंग कैपिटल। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किसके बराबर होती हैं? नेट वर्किंग कैपिटल के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, गुड्स वर परचेज्ड फ्रॉम यशिका ऑन 1 अक्टूबर 2021 ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट ड्यू टू यशिका और ₹17,000 पेड टू यशिका ऑन अकाउंट 16,000 ऑन 10 अक्टूबर 2021। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से क्या ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अभी देखिए ऑन अकाउंट पेड किए हैं, फुल सेटलमेंट में पेमेंट नहीं की, ऑन अकाउंट पेड किए हैं। अगर ऑन अकाउंट पेड किए हैं तो इसका मतलब 17,000 देने थे, गुड्स खरीदी है ना, 17,000 देने थे, 16,000 दिए हैं, तो 1,000 स्टिल पेबल है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1,000 इज स्टिल पेबल टू यशिका। अगर ये होता फुल सेटलमेंट में तो ये अमाउंट होती 1,000 की डिस्काउंट, जो कि हमें रिसीव्ड होती गुड्स खरीदने पर। तो हम लिख देते कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम यशिका ₹1000। लेकिन फिलहाल ऑन अकाउंट केवल 16 दिए हैं, बाकी फुल पेमेंट नहीं की है, तो 1,000 अभी भी पेएबल है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग। बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, टर्म बैंक लोन क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज, रिवेन्यू नेचर, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स। तो बैंक बैलेंस क्या होती है हमारी? बैंक बैलेंस होती है हमारी करंट एसेट्स। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी मैच कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, तो इसका ऑप्शन सी मैच कर देंगे। और बैंक चार्जेस एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है, ऑप्शन बी मैच कर देंगे। और टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, इसका ऑप्शन मैच कर देंगे। तो फर्स्ट का डी सभी में है, सेकंड का बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी सी इन दो में है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गए कट। अब दोनों में से आंसर देखते हैं। थर्ड का देख लेते हैं, बैंक चार्जेस क्या? रेवेन्यू नेचर का बी, थर्ड का बी पहले वाले में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? पेड सैलरी टू मोहन जो कि मैनेजर है 20,000। आइडेंटिफाई द करेक्ट जर्नल एंट्री। आपको करेक्ट जर्नल एंट्री आइडेंटिफाइड करनी है। अब सैलरी चाहे किसी को भी पेड की गई हो, सैलरी किसी को भी पेड की गई हो, हमारा खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश से हम एंट्री करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाउंट 20,000 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट
दैट इज टू बी नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासीफाइंग, जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 30,000, गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 30,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% टू यशिका फॉर कैश। 30,000 का सामान 10% प्रॉफिट, यानी कि कॉस्टिंग दिया ना, कॉस्टिंग 30,000 का सामान 10% पर, तो अगर कॉस्टिंग 10 दिया गया है तो इसका मतलब है प्रॉफिट किस पे है, 10% पे, तो 10% पे यदि प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 3,000, और 3,000 हो जाएगा तो 30,000 में 3,000 आप जोड़ दें तो कितना हो गया, 33,000। सबसे पहले तो आप ये देखिए 33,000 की एंट्री कौन कौन सी है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो सी और डी में से एक आंसर होगा। अब क्योंकि कैश में सेल हुई है तो यशिका का कोई काम ही नहीं है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रॉफिट किस पे लिया गया है, कॉस्ट पर लिया गया है, राइट। चलिए ऑप्शन 31 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फर्म रुपीज 10,000 बाय चेक, ठीक है भाई, चेक से पेमेंट हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्री। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो ड्राइंग को डेबिट करते, अब ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को ही क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ऑप्शन जो है हमारा बी, क्वेश्चन नंबर 31 का, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री, इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिट बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक अकाउंट क्लोज एंड कैश विड्रॉन, बैंक अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और कैश विड्रॉन कर दिया, ये भी क्लोजिंग एंट्री है, ये भी क्या है, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने पूछा नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग। रिटर्न इनवर्ड्स को क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बुक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सेल्स रिटर्न। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फर्म क्या होती है, ड्राइंग होती है। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिटर्न आउटपुट को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, लीजिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेड डिस्काउंट, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री ही नहीं करते, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, ऑप्शन ए 33 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द परचेज बुक, आपको बताना है परचेज बुक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल टाइप ऑफ परचेजेज विल बी रिकॉर्डेड, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ परचेजेज में तो क्रेडिट परचेजेज ऑफ मशीनरीज असेट्स भी आ जाती हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करता है, दैट इज वेरी ट्रू। यही स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी में लिखा कैश, बाकी में लिखा ओनली क्रेडिट परचेज एंड परचेज रिटर्न, तो ये नहीं आती हैं, ये भी नहीं आती हैं, तो ओनली वर्ड तो गलत है, कैश में रिकॉर्ड करते हैं, ये केवल क्रेडिट आती हैं, वो भी परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। 35, चेक इशूड रुपीज 10,000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम रुपीज 1,000, चेक कितने का इशू किया था, 10,000 का, और कैश बुक बैंक कॉलम में कितने लिख दिए, 1,000, यानी 9,000 से कैश बुक क्या है, अंडर कास्ट है, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड क्या है, अंडर कास्ट। चेक वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन टाइम, टाइम पर प्रेजेंट हो गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड, अब इसके रिगार्डिंग यदि करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं यहीं पर बनाकर। या तो हमारी क्या है, कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक बाय 9,000, ठीक है, या हम कहेंगे पासबुक इज लेस देन कैश बुक बाय 9,000, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो सकते हैं, और तो मुझे लगता नहीं कोई, या तो ये ज़्यादा है या वो ज़्यादा है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन आर एज फॉलोज। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कैश बुक इज डिक्रीजिंग विद 9,000 इन कंपैरिजन टू पासबुक, गलत है। पासबुक इज इंक्रीजिंग विद 9,000, ये भी गलत है। कैश बुक इज डिक्रीजिंग विद ओनली 1,000 इन कंपैरिजन, ये भी गलत है। कैश बुक इज डिक्रीजिंग विद ओनली 1,000 बट पासबुक डिक्रीजिंग 1,000, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 43,000, तो भाई
BRS का फॉर्मेट बना ही लेते हैं इसका। तो प्लस आइटम माइनस आइटम, डेबिट बैलेंस दिया है तो 43,000 क्या दिए हैं, माइनस के दिए हैं। ठीक है, पासबुक डेबिट बैलेंस। आगे दिया गया बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश कॉलम, 2 बार लिखे गए, लो भाई 1 बार और घटा दो आप भी। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, यानी कैश बुक के प्लस वाले कॉलम में 6,000 रुपये अंडर कास्ट है, यानी कम लिखे गए, तो यहाँ पर भी आप माइनस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बताइए कितना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बताइए कितना है, तो जोड़ लीजिए 44,44,600 रुपये। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आया होगा। चलिए पार्ट 1 सेक्शन सी पर चलते हैं। पार्ट 1 सेक्शन सी में हमारे पास दिए गए हैं टोटल 4 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं 37 से 41 तक, और क्वेश्चन नंबर 37 से 41 जो है वो पार्टिकुलरली इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन दिया गया है, केस स्टडी दी गई है, इस पर ये बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसर्स विनोद एंड सन्स क्लोथिंग किंग दिल्ली हैज शोन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ देयर सेल्स। ठीक है भाई, ये सेल्स दिखाई गई है उनकी, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ देयर सेल्स। सोल्ड टू मैसर्स डोनाल्ड एंड रोनाल्ड दिल्ली 1000 trousers at the rate of 600 each and 600 shirts at the rate of 400 each. Trade discount on both is 8%. Sold furniture, अब क्लोथिंग किंग का है तो भाई फर्नीचर की तो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे सेल्स बुक के अंदर, राइट। सोल्ड मैसर्स डोनाल्ड एंड रोनाल्ड दिल्ली 400 trousers and 600 each. ट्रेड डिस्काउंट इज 8%। चलिए क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच टोटल ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू मैसर्स डोनाल्ड एंड रोनाल्ड। तो डोनाल्ड एंड रोनाल्ड की 2 ट्रांजैक्शन है हमारे पास। तो पहले में तो है 1000 गुना 600, ये हो गया 6 लाख रुपए का सामान, और 600 गुना 400 ये हो गया 2,40,000 का सामान। टोटल हो गया 8,40,000 का सामान पहले वाले केस में। ठीक है, 8% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ है और 8% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ है। तो नीचे वाला और देख लीजिए, 400 ट्राउजर 600 रुपये का है तो 2,40,000 का सामान ये भी हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10, 10,80,000 रुपये का सामान। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सेम है ना 8%, तो इसका 8% ट्रेड डिस्काउंट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, निकाल लेते हैं 8/100। कितना आएगा 8/100, 2 0 से 2 0, तो 8 0 8 0 8 4 64 का 4 का और 6 एजिटीज 8 का 8, 86,400 रुपये। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि टोटल ट्रेड डिस्काउंट टू मैसर्स डोनाल्ड पूछी थी ना। सेल्स अकाउंट टोटल विल बी, सेल्स अकाउंट टोटल विल बी, अब सेल्स अकाउंट कितने का सामान बेचा हमने, 10,80,000 रुपये का सामान था लिस्ट प्राइस का, और 86,400 रुपये की लग गई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो घटा दीजिए 0 0 6 3, 17 में से 8 गए 9 9, 9,93,600 रुपये। तो 9,93,600 ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 और 38 आपको समझ में आए होंगे कैसे किए हैं। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 39 40 41 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन केस स्टडी क्या दी गई है ये देखते हैं। ऑन 2 अप्रैल, अब देखिए केस स्टडी में बहुत सारी लाइनें हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन का आंसर दे पाए। कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम मदर इलेक्ट्रॉनिक्स, पहला क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट इज पेड टू मदर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा क्वेश्चन। आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स हाउ मच अमाउंट इज स्टिल ड्यू टू मदर इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना अभी पेड करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब बढ़ते हैं केस स्टडी। 2 अप्रैल 2021 को विनोद एंड सन्स परचेज गुड्स ₹30 लैपटॉप्स 25,000 ईच। तो ये 25 या 75, 1 2 3 4, 7.5 लाख के हो गए। 20 पेन ड्राइव्स 225 ईच, तो 225 गुना 2 450, तो 450 और 0 तो केवल एक ही है, तो 450 0 केवल एक ही है, 4500 के हो गए। फ्रॉम मदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन बोथ। ठीक है, कैश डिस्काउंट 5% ऑन पेमेंट मेड इन विद इन 10 डेज। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 40% अमाउंट वाज पेड ऑन 11 अप्रैल, 2 अप्रैल को बेचा, 11 को पेमेंट हो गई, तो ऑन डेट 10 डेज के अंदर पेमेंट हो गई। रिमेनिंग अमाउंट इज स्टिल पेबल। तो हमारे पास टोटल परचेज तो ये हो गई 7,54,500 रुपये की। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं इसका, ये कितना घटेगा
75,450, 0 5 0, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 7 गए 7, 6,79,050 रुपये। ये क्या आ गई हमारी परचेजेस, ये क्या आ गई हमारी परचेजेस। अब हमसे पूछा क्या गया, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। अब इसके दो टुकड़े कर लें, 40% अमाउंट इमीडिएटली मिल रहा है, तो 40% तो हो गई कैश परचेज और 60% हो गई क्रेडिट परचेज। तो इन दोनों से मेरा एक तो आंसर ये निकल जाएगा, एक आंसर ये निकल जाएगा और एक ये निकल जाएगा। चलिए करते हैं इसको, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 40% इसका कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना बनेगा 67905, दैट इज 10%। ठीक है, 10% होता है, हाँ जी। गुना करा दीजिए इसको 4 से, तो 4 पंजे 20, 9 चौक 36, 7 चौक 28 और 3 31, 6 चौक 24, 24 और 3 27, 2,71,620। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 6 से, 6 पंजे 30, 9 छिक 54, 7 छिक 42, 42 और 5 47, 6 छिक 36 और 4 40, 4,07,430। ये तो हो गया उधार। तो पहले लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दें, हाउ मच अमाउंट इज स्टिल ड्यू टू मदर इलेक्ट्रॉनिक्स, 4,07,430। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मच अमाउंट इज पेड और कैश डिस्काउंट। तो भैया पेमेंट कितनी करनी है, हाउ मच अमाउंट इज पेड टू मदर इलेक्ट्रॉनिक्स आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, तो डिस्काउंट इसमें घटाइए। कैश डिस्काउंट कितनी थी हमारी 5%, तो इसका 5% निकाल लेते हैं, 10% बनेगा 27,162। तो इसका आधा कर देता हूँ, आधा करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 5 गई 0, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 1 गया 5 2। तो ये तो हमने पेमेंट कर दिया इसको कैश, और ये हो गया कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट देख लीजिए 13,581 कहाँ है, ऑप्शन डी में। और पेमेंट कितनी करी कैश की, 2,58,039 रुपये की। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा ए। तो होप सो कि तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। 39, 40 और 41 नहीं आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। अगर कोई फिर भी बात समझ में ना आए तो ये ऑथर का नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज टू मी एट 70 15 406 635 मिस्टर विक्रम। ठीक है, आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स की क्लैरिटी के लिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन 42 पार्ट 2 सेक्शन ए स्टार्ट हो चुका है और 42 टू 48 क्वेश्चन है, जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये स्टेटमेंट दी गई हैं असर्शन और रीजन के ऊपर बेस्ड। असर्शन दिया गया है, important transaction and events if cannot be measured in terms of money are not to be recorded in the books of accounts। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट एकदम। मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन। और इसको हम एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कि मॉनेटरी टर्म में यदि कोई चीज़ प्रेजेंट की जाए तो रिकॉर्ड की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। दोनों बिल्कुल करेक्ट है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया गया है, which of the following is not to be prepared by the business firm under any situation? Cash book with cash column, cash book with bank column, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पासबुक। देखिए सिंपल सी बात है, ये बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी, बीआरएस भी बनाते हैं। पासबुक तो बैंक प्रिंट करता है, ये नहीं बनाई जाएगी। तो ऑप्शन 43 का डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। इनमें से कौन सी सिचुएशन है जिसमें कैश अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड, अरे भैया लिखा ही नहीं जाएगा ये तो। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर कैश डिस्काउंट आपको मिली है तो पैसा कैश हमारे पास से जाएगा, डेबिट तो नहीं होगा। ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर कैश जमा कराएंगे तो कैश क्रेडिट होगा, तो ये भी नहीं होगा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड पेड कैश फॉर द सेम, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज,
ठीक है, एंड पेड कैश फॉर द सेम, और उसके लिए सेम क्या किया है, कैश की पेमेंट की है। तो कैश जो है बिजनेस से एक प्रकार से उसने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया, राइट। चलिए 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गुड्स वर सोल्ड टू विनोद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनोद 86,400, हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट वाज गिवन ऑन लिस्ट प्राइस। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट थी, 4% कैश डिस्काउंट थी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनोद है 86,400 रुपये, इतना पैसा आपको मिला, सोल्ड की थी ना, इतना मिला। तो ये डिस्काउंट किसके बाद है, कैश डिस्काउंट के बाद ना, तो कैश डिस्काउंट के बाद है, तो ये 96% है। आप 100% वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी बनेगी, ये हो गया हमारा 96 पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो भैया एक से एक छोड़ दें, 9 निम 81, 9 पर जाएगा, 9 6 54 और 9 निम 81, 81 और 5 86, पूरा पूरा कट जाएगा 9 पे, 9 पे पूरा पूरा कट जाता है। तो ये हो गया 90,000, दैट 90,000 इज द गुड्स सेल्स प्राइस आफ्टर कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना कटा होगा, तो इसका मतलब ये 90% है, 90,000 कितना है, 90% है। तो आप फिर से एक बार 100% वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये की क्या है आपकी लिस्ट प्राइस, 1,00,000 रुपये की क्या है लिस्ट प्राइस। तो इसने पूछा क्या है, हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट वाज गिवन। ओके, ट्रेड डिस्काउंट 1,00,000 का लिस्ट प्राइस है, तो 90,000 का क्या है सेल्स प्राइस, तो 10,000 क्या हो जाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अरे चलो चलो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए x जो है वो लिस्ट प्राइस है, तो इसका 10%, इसका 10% यानी 10/100x ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया। अब जो ये वैल्यू बची, ये वैल्यू कितनी बची देख लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 10 एकम 10 माइनस 1 9/10x। अब इसका कितने परसेंट हमने कैश डिस्काउंट दिया, 4% कैश डिस्काउंट दिया, तो 4% निकाल लीजिए, तो 4/100, इसका 4/100 क्या लगा दिया हमने कैश डिस्काउंट। तो इसको अगर हम माइनस कर दें 9/10x से, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 86,400 के बराबर। इससे डायरेक्ट आपका लिस्ट प्राइस निकल जाएगा। चलिए तो हम काट लेते हैं, इसको कितना बनता है, ये 9/10x माइनस में 36/1000x। चलिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपके पास 1000, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये क्या 100, 900x माइनस में 36x इज इक्वल टू 86,400 रुपये। तो ये कितना बच गया, 900 में 36 गए तो ये बच गया 864x बटा 1000 इज इक्वल टू 86,400। तो 864 से 864 कट जाएगा, बच गए 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,00,000 रुपये। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो x क्या है, लिस्ट प्राइस हमने माना था। अब लिस्ट प्राइस पर 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 10,000 रुपीज़ का। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पिक आउट द ओड वन आउट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल इज द पार्ट ऑफ योर स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्टॉक, लूज टूल स्टॉक का पार्ट होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो स्टॉक का पार्ट नहीं होता, ये तो हमारी एसेट होती है। कौन सी, फिक्स्ड एसेट्स। तो 46 का डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। गुड्स सोल्ड टू विनोद एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेल्स अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 28,080 रुपये। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स क्या होगी। तो हमने गुड्स बेची हैं 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें दिया ही नहीं है, तो मान लो कॉस्ट प्राइस, मान लो सर x, इसका 20% प्रॉफिट 20/100 जोड़ लूँ, तो ये हो जाएगा 1/5, 5 एकम 5, 6/5x, और उस पर 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 10%, तो 10/100 किसका, इंटू 6/5x का। ठीक है, तो ये काट लीजिए, ये कितना बच गया, 6/5x माइनस में 60/500x। ये कितना क्रेडिट हुआ है, 28,080 रुपये क्रेडिट हुआ है। कितना क्रेडिट हुआ है, 28,080 रुपये क्रेडिट हुआ है। तो आपको करना क्या है, वैल्यू निकालनी है x की, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास। चलिए करिए सोल्व। तो ये आ गया 6/5, तो इसको 600
बटा 500 कर दूं, बेस बराबर हो जाएगा। तो 600 माइनस 60, 540 बटा 500 x बराबर 28,080। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ क्लियरली दिखाई दे जाएगा ना। ये कितना आ गया, 540 बटा 500 x बराबर 28,080। इसको सोल्व करिए तो x बराबर 28,080 गुना 500 बटे 540। तो x की वैल्यू क्या होगी, पूरा पूरा कट रहा है क्या, 0 से 0, 54 से काट के देख लें, 1 1 5 5 25, तो 5 चौके 20, 5 5 25 और 2 27, 270 पे जा रहा है। चलिए जी 5 पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है, और बचा कितना मेरे पास, 280 में से 270 गए 10 8, तो 54 दूनी, तो 52 पे पूरा पूरा कट गया। 52 गुना 500, 0 0 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 26,000 रुपये हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्लीज इसको एक बार देखें आप दोबारा करके। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप इसको जरूर करके देखें। अब हमने 26,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस, आप यूँ भी कर सकते थे, 26,000 के कॉस्ट प्राइस में 20% प्रॉफिट जोड़ के देख लें, 25,000 में 20% जोड़ के देखें, 27 में 20%, 24 में 20% और 10% डिस्काउंट बता के देखिए क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये भी एक अल्टरनेटिव है, अगर समझ में ना आए तो ऐसे करके देख सकते हैं। अदरवाइज मानिए जो निकालना है उसको मानिए और एज पर द गिवन कंडीशन अप्लाई करते चले जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, इनकम टैक्स पेड बाय फर्म, कैपिटल। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, चलिए ऑप्शन बी के साथ मैच कर दीजिए। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, चलिए ऑप्शन सी के साथ मैच कर दीजिए। इनकम टैक्स ड्रॉइंग होती है, चलिए डी के साथ मैच कर दीजिए। कैपिटल लायबिलिटी है, ए के साथ मैच कर दीजिए। तो फर्स्ट का क्या, बी, फर्स्ट का बी, इसमें ओके। सेल्स अकाउंट क्या, क्रेडिट, सी, इसमें तो ये दो तो ऑप्शन खत्म कर दो। चलिए थर्ड का क्या, ड्राइंग, डी, तो डी। तो 49 का ऑप्शन आ गया ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 55 तक हमारे क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इनका आंसर केस स्टडी को पढ़कर देना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं फिर कहूंगा कि पांचों क्वेश्चन जो भी दिए हैं इसके अंदर, उनके क्वेश्चन एक बार रीड कर लें, उसके बाद क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हमसे पूछा गया 31 मार्च 2019 को, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 31 मार्च 20 को। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 30 सितंबर 2020 को जब बेची है। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बताइए कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मशीनरी वाज सोल्ड फॉर, कितने की मशीन आपने बेची। और फिर पूछा गया बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2021। चलिए तो सारी बातें इसने हमें दे दी। अब एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। केस स्टडी क्या है आइए पढ़ते हैं। केस स्टडी दी गई है, विनोद लिमिटेड परचेज 2 मशीन 4 लाख ईच 1 अक्टूबर 2018। ठीक है जी, 1 अक्टूबर 2018 को 8 लाख रुपए की 2 मशीन खरीदी गई। कंपनी परचेज 1 मोर मशीनरी 1 दिसंबर 2019, कब खरीदी है, 1 दिसंबर 2019 को। चलिए तो अक्टूबर 18 और अकाउंट क्लोज कब होंगे, 31 मार्च 19 को। तो इसका मतलब इसी साल में खरीदी गई है 1 दिसंबर 19 को 3 लाख रुपए की मशीन। तो ये साल हो गया एक कंप्लीट। वन ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 was giving some trouble and was sold at a loss of 20% on 30 सितंबर 2020 को। तो अब हमारे पास वैल्यू कब बचेगी, 1/4/19 की वैल्यू बच गई मशीन 1 मशीन 2 की। अब बेची कब है, बेची है हमने 1 अक्टूबर वाली मशीन 30 सितंबर 2020 को। तो यानी कि 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक तो एज चलेगी। फिर उसके बाद वैल्यू आ जाएगी कब, 1/4/20 को, और 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21 तक चलेगा ये। और इस दौरान मशीन 1 और मशीन 2 का जो बैलेंस था उसमें से मशीन 1 हमने क्या कर दी, उसमें से एक हिस्सा बेच दिया है। चलो कोई बात, एक हिस्सा बेच देंगे। और कब बेच रहे हैं, 30 सितंबर 20 में। ठीक है जी। और फिर क्या किया, 1 जनवरी 21 को 1 ओल्ड मशीन वाज परचेज इतने रुपए की, 30,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस मेक इट सर्विसेबल।
चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात कर दी भाई। 1 जनवरी 21 को खरीदी है ना, तो 1 जनवरी 21 को एक नई मशीन खरीद ली। 170 + 30 2 लाख रुपए की। होप तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ साथ साथ। 2 लाख रुपए की ये खरीदी एक मशीन। आपसे समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो 2 लाख रुपए की मशीन हमने यहाँ और ऐड कर ली, उसका डेप्रिसिएशन भी इसी रेट को लगेगा। अब डेप्रिसिएशन की रेट दी गई है कितनी? 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए, ये तो एक आसान काम दे दिया हमें, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। अब क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। 31 मार्च 2019 को 8 लाख की एक मशीन, एक 10 को खरीदी गई थी और एक 12 को खरीदी गई थी, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और इस पर कितना लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का लग जाएगा। ठीक है, तो 8 लाख पर 10%, 80,000 हो गया पूरे साल का, तो 40,000 हो गया हमारा 6 महीने का। और 3 लाख पे 30,000 पूरे साल का, और 4 महीने का निकालना तो 3 से भाग कर दीजिए, ये हो गया 10,000 रुपये 4 महीने का। तो पहले साल 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन कितना लगा? 50,000 रुपये का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन पूछा है 31 मार्च 2019 को, 50 आ रहा है, 50 ऑप्शन में भी है, लेकिन गलती क्या कर दी हमने 1 अक्टूबर 18 से लेकर 31 मार्च, ओ माय गॉड, दिसंबर 19 तो अगले साल में कन्वर्ट होगा, अगले साल में। तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 40,000 रुपये। ये गलत लिख दिया हमने, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये दिसंबर मैंने गलत लिख दिया क्योंकि ये 31 मार्च 19 को तो खत्म हो रहा है, दिसंबर अब नेक्स्ट ईयर में आएगा ना। तो यहाँ पर एक मशीन खरीद रहा हूँ 1 दिसंबर 19 को, कितने की? 3 लाख रुपए की, और यहाँ लगेगा इसके ऊपर 4 महीने का डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर वैल्यू कितनी बची मशीन 1 की? मशीन 1 की वैल्यू कितनी बची? 8 लाख में से 40 गए, 7,60,000 रुपये, ये 3 लाख की। अब इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन और इस पे 4 महीने का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का कितना लगेगा? 80,000, और यहाँ पर 10,000। अब डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारा? 90,000। तो 31 मार्च 20 को इसने मुझसे डेप्रिसिएशन पूछा था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर, 90,000 का डेप्रिसिएशन। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या था? 30 सितंबर 20 को मशीनरी बेची गई है, बुक वैल्यू बतानी है। तो भाई बुक वैल्यू मशीनरी सोल्ड ऑन 30 सितंबर, कौन सी बेची गई है? वन ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन अक्टूबर। तो एक मशीन 4 लाख की खरीदी थी, कब खरीदी थी हमने? ये 1 अक्टूबर को, और बेच कब रहे हैं? 30 सितंबर को। तो भाई हमने पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया इसके ऊपर? 20,000 का। फिर कितना लगा? 40,000 का। अब सितंबर में मैं बेच रहा हूँ ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का और लगा दें 20,000 रुपये का। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 4 2 6 और 2 8, 80,000 का। सर कैसे लगा भाई? ओरिजिनल कॉस्ट है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे पूरा जो है ना इसके ऊपर 1 साल का डेप्रिसिएशन बनता है, अक्टूबर 18 से लेके और 30 सितंबर, 30 सितंबर तक एक मशीन के ऊपर। 6 महीने का यहाँ, 6 महीने का यहाँ और 1 साल का यहाँ, तो 2 साल का बनता है, सॉरी 2 साल का 80,000 रुपये। ठीक है, कितने की? 4 लाख की। 4 लाख माइनस 80, 3,20,000। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर। बुक वैल्यू पूछी थी। अब बेची कितने की है ये? 20% लॉस पर बेची है, तो इसका 20% कितना? 64,000 रुपये। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 64,000 रुपये का लॉस आपको हुआ। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 3,20,000 की तो बुक वैल्यू, 64,000 का डेप्रिसिएशन, कितना बचा? 6, 11 में 6 गए 5, 2,56,000, तो 2,56,000 क्या आ गया हमारा आंसर? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और बैलेंस ऑफ मशीनरी बतानी है 31 मार्च 21 को। तो भैया हमारे पास बची कौन कौन सी मशीनरी है? एक तो हमने दी बेच, ठीक है, एक मशीनरी की वैल्यू यहाँ 4 लाख में से डेप्रिसिएशन घटा के बताओ कितनी बची हुई है? यहाँ बच गई थी हमारे पास 760, अब 80 घटाओ इसमें से, ये बच गए 16 में से 8 गए 8, और 6,80,000, आधा आधा कर दो 340, तो ये बची हुई है। और इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितना? 40,000 रुपये। तो 3 लाख की वैल्यू तो पहली मशीनरी की बची हुई है, एक की। और यहाँ पर वैल्यू कितनी बची हुई थी? 3 लाख में से 10,000 गए 290, और 30,000
जो है ना 290 में 30,000 और 2,60,000 इसकी वैल्यू बची हुई है। अब 2 लाख की खरीदी है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इस पे लगा दूं 20,000, 5,000 का डेप्रिसिएशन गया तो ये बच गया 1,95,000। समझ में आ रहा है? 3 लाख कौन सी बची है? पहली मशीनरी की 260, दूसरी की और 1,95 तीसरी की, जोड़ो 5 9 और 6 15, 3 2 5 6 और 1 7, 7,55,000 रुपये। तो ऑप्शन 54 का 55 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। नहीं आए तो एक बार पूरी वीडियो को, इस केस स्टडी को रिवाइज करके देखें ये मैंने क्या किया, या फिर बड़ा इजी सा तरीका प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, राइट। और उसमें जो पूरा अकाउंट बनाने के बाद जो वैल्यूज बचती जाए और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देते चले। नहीं तो ये वर्किंग नोट आप बनाएंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चन क्या आएगा? समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं। और ये था हमारा आज का सैम्पल पेपर प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर विनोद कुमार, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11 से। होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और ऐसे क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सके। इसका क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी आंसर की के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।